हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। और दोस्तों, यह आपका राजन सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 48 नंबर तक आपका हो चुका था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। दोस्तों, आज हम लोग अति लघु उत्तरीय समाप्त कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 49 में व्यक्तित्व क्या है। दोस्तों, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर वह हम कह सके कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व क्या होता है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से हम ये अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में वो व्यक्ति कैसा रिएक्ट करेगा। यानी कि उसका व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि वो कठिन परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करेगा, और उसके व्यक्तित्व पर ही उसका सारा जो उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने वाली हैं या जो भी उसके सामने समस्याएं, उसको किस तरह से फेस करेगा, ये सब उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व क्या है। व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं: जैविक या शारीरिक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और वातावरणीय निर्धारक। ये व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं: जैविक, जिसको हम शारीरिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय निर्धारक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है स्व जागरूकता को समझाइए। स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए जिम्मेदारी, परिवार के लिए जिम्मेदारी, स्वयं के कार्यों के लिए जिम्मेदारी, समाज के लिए जिम्मेदारी, देश के लिए जिम्मेदारी, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा हो आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। तो दोस्तों, स्व जागरूकता को समझाइए। यहाँ पे देखिए स्व जागरूकता का मतलब है स्वयं के लिए जिम्मेदारी। जैसे दोस्तों, हमारे घर के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारे परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर हमारे पास बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन स्वयं के कार्यों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी अपना अस्तित्व है, हमें भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपसे मैं ये हमेशा कहूँगी दोस्तों कि अभी देखिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के साथ साथ आप जब भी आपका ये पूरा हो जाए बीटीसी यानी कि डीएलएड, तो आप कभी भी घर पे मत बैठिएगा। आप कहीं भी एक प्राइवेट स्कूल ही आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, इससे क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ नॉलेज तो इंक्रीज ही होता है, साथ ही साथ आपका जो दिनचर्या होती है वो भी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से स्वयं के लिए आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप कहीं भी जॉब करेंगे तो उससे जो आपकी इनकम आएगी उससे आप स्वयं को भी संतुष्ट कर पाएंगे और कभी ना कभी ज़रूरत पड़ने पे अपने घर वालों की भी हेल्प कर पाएंगे। और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको खुद भी गर्व महसूस होगा और साथ ही साथ आपके घर वाले भी आपसे निश्चिंत रहेंगे कि बेटा मेरा अपने आप को बिजी भी रख रहा है और साथ ही साथ कुछ हमें इनकम भी दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये होती है स्व जागरूकता, जहाँ पर हम अपने लिए हमेशा जागरूक रहते हैं कि हमें किसी के ऊपर, चूंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि आज मैं अगर YouTube पे वीडियोज बना रही हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने जो भी भाई बहन हैं उनका सपोर्ट है, और साथ ही साथ जब मैं खुद से करना चाही हूँ तभी तो उन लोगों ने मुझे सिखाया। अगर मैं खुद से नहीं करती तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों जब आप अपने लिए खड़े होते हो तो आपके लिए हर कोई मदद करता है। तो इसी तरह से स्व जागरूकता यही है कि हम अपने लिए सेल्फ डिपेंड भी बने और अपने कार्यों के साथ साथ दूसरों के भी कार्यों को करें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सहपाठी का मतलब जो साथ में पढ़ने वाले छात्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। वायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक बोध की परिभाषा वायरने ने क्या दी है कि जो सामाजिक बोध है वो इसका आशय समाज और विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या करना, यानी कि हम किस सामाजिक बोध का मतलब समाज के बारे में हमें कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज रखते हैं और उसको हम किस तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज कितना रख रहे हैं और किस तरह से उसका विश्लेषण कर रहे हैं और किस तरह से स्मरण रख रहे हैं और उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। यानी कि समाज के बारे में ज्ञान रख के हम अपने विचारों को किस तरह से उसमें इंक्लूड करके समाज का भी हित कर रहे हैं और स्वयं का भी हित कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए।
मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों, आक्रामकता का मतलब है कि बिना सोचे समझे हम किसी को कुछ चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे हमें अपने आप पे नियंत्रण नहीं रह जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं, और एक तरह से हम अपना आपा खो देते हैं और किसी न किसी को हानि पहुंचाते हैं। ये होता है आक्रामकता। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे आक्रामकता के प्रकार बताइए। दोस्तों, आक्रामकता के दो मुख्य विशिष्ट प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए शारीरिक आक्रामकता व्यवहार और मौखिक आक्रामकता। यानी कि शारीरिक आक्रामकता जहाँ पर हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, और मौखिक में भी हम किसी न किसी तरह से हानि कर रहे हैं। एक तरह से यहाँ पे मेंटली हानि है और वहां पे शारीरिक हानि है। क्लियर। सहपाठी समूह के लाभ बताइए। दोस्तों, सहपाठी समूह के क्या लाभ होते हैं? सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कि जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जो हमारे कॉलेज ग्रुप के फ्रेंड वगैरह हैं, तो उनके साथ रहने पे हमारा जो आत्मविश्वास होता है, आपने खुद रियलाइज किया होगा कि वहाँ पे हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल पूर्ण हैं। और यहाँ पे देखिए यह आत्मनिर्भर होना भी सिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब आपका जो यहाँ पे कह सकते हैं हम कंपनी अच्छी होगी, आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे होंगे, वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सीखते हैं। और यहाँ पे देखिए सहयोग की भावना पनपती है। इसमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का मतलब यहाँ वहाँ पे कोई भी चीज़ मैं करके नहीं होता है कि ये चीज़ मेरा, बल्कि ये चीज़ हमारा है, ये चीज़ हो जाता है। सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है, और इस तरह से हम समूह में इकट्ठा रहकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जिस तरह से हम समाज की उन्नति करते हैं, समाज में रह करके समाज के लिए भलाई करते हैं, उसी तरह से हम सहपाठी जीवन में ही ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह से हमें समूह में रह करके समूह का हित करना है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं। नैतिकता के क्षेत्र निम्न है: व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज। ये 4 क्षेत्र हैं। नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। नीति के अनुसार, जो नीति कहती है, जो बिल्कुल सही है, सटीक है, जो हर जगह मान्य है, वही क्या है? वही नैतिक व्यवहार है। चलिए आगे देखते हैं। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बालक का सामाजिक विकास करना, जो भी समाज में बालक का व्यवहार है वो किस तरह से, यानी कि वहाँ पे सामाजिक विकास बालक का होगा, और जो बालक की पर्सनालिटी है उसको संतुलित करना, यानी कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी हो, उसके अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं उसके जो अपने संवेग है उस पर खुद का नियंत्रण हो उसका, और साथ ही साथ उसका सर्वांगीण विकास हो। तो इन सब दृष्टिकोण को विकसित करना ही क्या कहलाता है? नैतिक शिक्षा कहलाता है। जहाँ पर वो अच्छे बुरे की समझ भी सीखता है, साथ ही साथ सच झूठ का सामना करता है, और समाज में क्या चीज़ें अमान्य है, क्या चीज़ें मान्य है, इस पर भी वो फोकस करता है। तो ये सब क्या है? नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। नैतिकता का विकास करना और आध्यात्मिक विकास करना। ये नैतिक शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं, जहाँ पर हम अपनी मोरल वैल्यू को सीखते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो आंतरिक परिवर्तन, एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। हम चीज़ों को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए समाज अनुकूल विकास का मतलब कि समाज अनुकूल विकास का मतलब होता है कि ऐसे विकास जो समाज के लिए सही हो, यानी कि हमारा इस तरह से विकास हो जो समाज के लिए अनुकूल हो, यानी कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से समाज को आघात पहुंचे, यानी कि समाज में किसी भी तरह की बुराई फैले। और एक तरह से यहाँ पे देखिए समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिए? तो दोस्तों, उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिए। हिंसा से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों तथा समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंसा क्या है कि हिंसा आमतौर पर परिवार और सदस्यों के बीच अंतरंग साथियों, सहयोगियों और व्यक्तियों के समूह पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में भी समझा जा सकता है। हिंसा से अभिप्राय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे
हिंसा को कुल कितने रूप में बांटा गया है? तो दोस्तों हिंसा को कुल 9 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए यहाँ पे अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हम कानून का पालन करना, कानूनी सलाह या सहायता नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते और स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते। तो दोस्तों ये है अनुचित दबाव। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप में भी इसको समझा जाएगा, जहाँ पर हम अपने अधिकार के लिए कहीं भी गुहार नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और एक तरह से यहाँ पे कानून का पालन ना करना भी एक तरह से मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आएगा, और साथ ही कानूनी सलाह या सहायता नहीं लेना भी, और घर से बाहर नहीं जा सकते ये भी। ये क्या है, एक तरह से मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है आपके दिमाग पे, एक तरह से मनोवैज्ञानिक हिंसा है ये। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए मूलभूत चरणों का अनुसरण आवश्यक है। इसमें देखिए वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना, आत्मविश्वास तथा भरोसे जागृत करना, यथार्थ को स्वीकार करना, न्याय की स्थापना करना, ये विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरण होते हैं। इसमें देखिए वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना, यहाँ पे कि जो विवाद है उस प्रक्रिया को किस तरह से निपटाया जाता है, वहाँ पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वातावरण को प्रेरक बनाना है और उसे भयमुक्त बनाना है, और आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना, और यथार्थ को स्वीकार करना, यानी कि जो भी सच्चाई उसे स्वीकार करना है, और न्याय की स्थापना करनी है। तो इस तरह से विवादों का निपटारा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? गांधी जी ने शांति की स्थापना करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। तो यहाँ पे देखिए शांति स्थापित करने के लिए प्रमुख साधन क्या गांधी जी ने बताया? शिक्षा बताया। क्लियर, आप ऐसे ही लिखिएगा। गांधी जी के अनुसार वे कौन कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधी जी के द्वारा जो भी अपनाई गई चीजें हैं वही उन्होंने यहाँ पे आचरण में रखने के लिए बल दिया है। यहाँ पे देखिए पहला सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, सत्याग्रह। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पर देखिए आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति का मतलब व्यक्ति का आत्म विकास, यानी कि वो खुद के अंदर जो उसकी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक गुण हैं वो किस तरह से विकसित हो रहे हैं। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, यानी कि उसके आंतरिक गुण विकसित होते हैं और अच्छे गुण विकसित होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ध्यान किसे कहते हैं? चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान कहलाता है, यानी कि हमारी जो चेतन अवस्था उसको केंद्र में रखना, उसको किस तरह से सेंटर में लाना है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे किस तरह से हमको कंसंट्रेट होना है वही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। और यहाँ पर देखिए अष्टांग के प्रथम 2 चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो दोस्तों आचार संबंधी अभ्यास है ये। अष्टांग के 2 चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित है? भौतिक रूप से योगा अभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, अष्टांग योग का कौन कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्याहार है जो इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है। आसन किसे कहते हैं? पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन, अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है, यानी कि जिस मुद्रा में हम अपने शरीर को सुखपूर्वक एक जगह पे रख पाएं वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। देखिए अगर आप खड़े आसन कर रहे हैं तो तभी आप थक जाएंगे, अगर आप लेट के कर रहे हैं लेकिन आप बैठने की मुद्रा में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने चेतना पर भी कंसंट्रेशन है, और साथ ही आप सही मुद्रा में आसन भी आसानी से कर सकते हैं। आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। ये 3 आसन है, नाम आप याद रख लीजिएगा। धारण किसे कहते हैं? चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को धारण कहते हैं। चित्त को, हमारा जो मन है उसको एक विषय वस्तु पर स्थिर करना ही क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? धारण कहलाती है। धारणा, यहाँ पे देखिए धारणा किसे कहते हैं? चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। यहाँ पे योग दर्शन के जनक कौन है? योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। योग पतंजलि, इस तरह से आप याद कर लीजिए।
योग क्या है? योग वह क्रिया जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है योग से। और दोस्तों चित्त यानी कि हमारे मन को एकाग्र करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? योग है। अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान महर्षि से था? दोस्तों अष्टांग योग का संबंध पतंजलि से है। अब आगे हम चलिए देखते हैं शांति मूल्य किसे कहते हैं? शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि होता है। मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या? जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। इस तरह से आपको याद होगा, ठीक। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए हो, ऐसा शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं सतत विकास क्या है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पोषणीय विकास भी इसको कहा जाता है। और मानव का संतुलित एवं विस्थिर विकास जिसका संबंध प्रकृति संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से सतत विकास कहलाता है। दोस्तों अगर साधारण शब्दों में जाने तो सतत विकास ऐसा विकास है जहां पर हम प्रकृति के साथ अपना डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचाएं। यानी कि जैसे कि अगर हम प्रकृति के द्वारा जो भी खनिज पदार्थ हमें मिल रहे हैं उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो एक लिमिट में उपयोग करें ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को उस जो भी खनिज है उसका उपयोग उनको भी करने का मौका दे। तो इस तरह से और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम पेड़ पौधों का उपयोग कर रहे हैं तो अगर हम कटाई कर रहे हैं तो उसकी जगह पे नए पौधे लगाएं। तो ये सब होता है सतत विकास के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस तरह से किया जाए और संतुलित विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास, वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। तो दोस्तों ये सारे वैश्विक पर्यावरणीय नीति का मतलब दोस्तों देखिए इसमें सब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि वैश्विक पर्यावरणीय नीति का मतलब है कि जो भी हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन बने वो पूरे विश्व स्तर पर बने जिससे कि जो भी विश्व में पर्यावरण से संबंधित हानियां हो रही हैं वो ना हो और साथ ही साथ हम प्रकृति से जुड़े हुए रहें, ना कि प्रकृति का नुकसान करें बल्कि प्रकृति का दोहन ना करके हम प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। अत्यधिक मात्रा में उपयोग ना करें जो आगे आने वाली पीढ़ी को ना मिले। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? दोस्तों प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास, श्वासोच्छ्वास वायु और आयाम का अर्थ है लंबाई या विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ होता है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में भी स्वीकार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राणायाम का मतलब प्राण धन आयाम यानी कि प्राण को हम कितना लंबे समय तक एक विस्तार दे सकते हैं, यानी कि हमारा जो जीवन है वो किस तरह से आगे बढ़ता रहेगा वो संभव किससे है? प्राणायाम से। जिसमें प्राणायाम में उपनिषद में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में भी स्वीकार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग तथा बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अंतरंग और बहिरंग की अवस्था कौन कौन सी है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग एवं अंतरंग और बहिरंग अवस्थाओं के सेतु की भांति कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं शांति शिक्षा में मूल का क्या तात्पर्य? मूल्य यानी कि शांति शिक्षा में जो मूल्य जो वैल्यू है, मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन के सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विकास, शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मूल्य हमारे जो अपने वैल्यू है यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी कि हम जैसे कि हमारी कुछ वैल्यू होती है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो ये हमारे मूल्य हैं, हम इससे समझौता नहीं कर सकते कि हम झूठ बोल के नौकरी पा जाएं या फिर हम घूस दे के नौकरी पा जाएं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मूल्य, हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, हमें अपने दम पर, अपने एक तरह से हमारी योग्यता के आधार पर हमें जो भी मिलना है वो मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों, सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं, यानी कि हमारा जीवन जिससे सार्थक बनेगा। अगर हम गलत तरीके से कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम उसको पा तो लेंगे लेकिन हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये रहेगा ना कि हमने इसको गलत तरीके से पाया है। तो दोस्तों शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों देखिए, जब आप कोई भी चीज़ मेहनत करके पाते हैं तो उसका आपको बहुत ही ज़्यादा, उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है। लेकिन अगर आप कभी भी, जैसे आपने देखा होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम ना होने के बाद भी हम नंबर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नंबर तो हमें मिल गया, हम क्लास भी हमारा आगे बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हमने अगर मेहनत की होती तो हम इससे अच्छा कर सकते थे, इससे बेहतर परिणाम मेरा आ सकता था। ये कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे मूल्य है कि जो हमें ये हमेशा इनकरेज करते हैं कि हमें अपने कार्यों को सही ढंग से, सही तरीके से करना है, ना कि गलत वे में। तो चलिए आगे देखते हैं योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं। योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतरंग यहाँ पे है धारणा, ज्ञान और समाधि, और बहिरंग इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये आप इस एक साथ पहले याद कर लीजिए योग सूत्र के 8 अंग, उसके बाद इसमें से आप डिवाइड आराम से कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो धारणा, ज्ञान और समाधि है ये आंतरिक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था। दोस्तों भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया था और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को हो। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको न्याय किस तरह से मिले, उनकी स्वतंत्रता को किस तरह से मेंटेन किया जाए, उनकी समानता और बंधुत्व की भावना किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और एकता और अखंडता को किस तरह से मेंटेन किया जाए। ये सब मानवाधिकार के तरफ से जो भी तत्व हैं उस पर बल किस तरह से दिया जाए, एक तरह से उस पर फोकस किस तरह से किया जाए जिससे कि एकता भी बनी रहे, अखंडता भी बनी रहे, साथ ही समानता, बंधुत्व भी बना रहे। आगे देखेंगे हम शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। शांति शिक्षा का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा, जहाँ संशय और भय ना हो वहीं शांति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शारीरिक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ एक ऐसी शिक्षा जो कि विभेद रहित है, जहाँ पर किसी भी तरह का विभेद नहीं है, किसी भी तरह का द्वेष या विरोध नहीं है, और जहाँ पर किसी भी तरह का संशय और भय नहीं है, वही शिक्षा क्या कहलाती है? शांति शिक्षा कहलाती है। जहाँ पर लोगों के बीच प्रेम भी हो, लोगों के बीच यहाँ पे हम कह सकते हैं आपसी सहयोग की भी भावना हो, और ना ही उनके पास किसी भी तरह का विद्वेष यानी कि किसी भी तरह का ईर्ष्या भाव हो, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ना ही उन्हें किसी तरह का भय हो। तो वो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? वो शांति शिक्षा कहलाती है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। भेदभाव को दूर करने के उपाय गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होगी, और इसके आर्थिक भेदभाव दूर हो, इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिलेगा। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए भेदभाव को दूर करने का सबसे, जैसा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे सांप्रदायिकता, जातिवाद, तो आपने देखा था ना उसमें जो जातिवाद का मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं भेदभाव है, और चाहे सांप्रदायिकता हो। तो ये सब जब आप देखिए हर सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए भेदभाव के बारे में पूछ रहा है, लेकिन भेदभाव आते कहाँ से हैं? आप इसको पकड़िए कि भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता, और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें होती हैं, इसी से लोगों के अंदर भेदभाव आते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए कि
भेदभाव देखिए हमारे अंदर कब नहीं होगा, कि जब सारे लोग समाज में समान होंगे। तो इसीलिए गरीबों के कल्याण हो तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जानी चाहिए, और इससे आर्थिक भेदभाव तो दूर होगा। पहला भेदभाव आर्थिक भेदभाव, यानी कि अमीरी गरीबी का जो भेदभाव वो दूर होगा, और सभी को समान अधिकार भी मिलेगा। और स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा और सभी जातियों को समान अधिकार देना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अहिंसा से क्या तात्पर्य है। अहिंसा का समान अर्थ हिंसा ना करना है। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटु वाणी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना, कर्म से भी किसी को किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यह क्या कहलाता, अहिंसा कहलाता। दोस्तों जब हम लोग अहिंसा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि हम वाणी से भी हिंसा कर रहे हैं और मन वचन और कर्म तन इन सब से हिंसा करते हैं। कभी कभी हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो भी एक हिंसा है। किसी को कटु वाणी बोल रहे हैं, किसी को कठोर वाणी बोल रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंचता है हमारी बातों से और नुकसान पहुंचता है, ये भी एक हिंसा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन अहिंसा से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों अहिंसा का मतलब यही है कि जब हम किसी के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, यानी सबके साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो अहिंसा हो जाएगा। जब हम किसी को सता रहे हैं वो हिंसा है, लेकिन हम उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो अहिंसा है। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। जो तनाव समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। यानी कि समाज में रह करके जब हम सामाजिक रूप से किसी भी चीज से परेशान होते हैं तो वो क्या है, सामाजिक तनाव। समाज की वजह से अगर हम परेशान, जैसे सामाजिक तनाव यहाँ पे देखिए कभी कभी जातिवाद को लेकर के हो जाता है, या फिर कभी संप्रदाय को लेकर के हो जाता है, कभी धर्म को लेकर के हो जाता है। तो ये होता है सामाजिक तनाव, जहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत प्रेशर में होता है और इस समस्या से उसे निकलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे समाज में ही रहना है। यहाँ पे देखिए नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास, उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए बालक का सामाजिक विकास भी हो और उसका व्यक्तित्व भी संतुलित रहे और उसका सर्वांगीण विकास हो और उसका जो दृष्टिकोण हो वो उदार बने, इन सबको जो एक करती है वो क्या है, वो होती है नैतिक शिक्षा। यहाँ पे नैतिक शिक्षा का मतलब व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास भी होंगे और साथ ही साथ उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। यहाँ पे देखिए जन संचार का अर्थ बताइए। दोस्तों जन संचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक के साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जन संचार का मतलब ऐसा साधन जो कहीं ना कहीं एक ही समय में बहुत बड़ी जनसंख्या को किसी भी घटना या किसी भी न्यूज से अपडेट करे, तो ये होता है जनसंचार। जनसंचार के माध्यम से संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से, जिसका अर्थ होता है चलना। जन संचार संस्कृत के चर धातु का मतलब होता है चलना, यानी कि जो भी चीजें समाज में चल रही हैं, विश्व में चल रही हैं, देश में चल रही हैं, उन सब को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना क्या जनसंचार ही है, जहाँ पे हम अपने घर पे बैठे बैठे ही पूरे विश्व के बारे में खबर रख सकते हैं। तो ये है जनसंचार का पावर, जहाँ से हम बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में बहुत ही आसानी से जान जाते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या है। अर्थ दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसी स्थिति बुद्धि कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बुद्धि, जहाँ पर वो बिल्कुल भी किसी भी दुख या किसी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं भय या क्रोध से वो घबराए नहीं, यानी कि वो समान रहे, वो क्या कहलाती है, बुद्धि। अथवा जिस काल में पुरुष मन में स्थिति संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मनुष्य वो एक तरह से जो उसकी आत्मा है वो आत्मा परमात्मा की तरफ आकर्षित हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, यानी कि उसको किसी भी तरह की इच्छा ना रह जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है उसको।
अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 अनुच्छेद 325 संबंधित है। अनुच्छेद 325 संबंधित है, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो निर्वाचक नामावली होती है, अनुच्छेद 325 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो वो धर्म, वर्ग, जाति और लिंग इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें से आधार हो तो उसके लिए वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए केंद्रीकरण विधि क्या है। केंद्रीकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। केंद्रीकरण विधि, केंद्रीकरण का मतलब सेंटर में यहाँ पे देखिए क्या अभिप्राय होगा इसका, सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं उसके केंद्र में होनी चाहिए, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं उससे जो पर्टिकुलर चीज है उसके आसपास की ही चीजों को लेकर के हो रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा। आज आपका यहाँ पे शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का बहुविकल्पी अति लघु उत्तरीय तक समाप्त हो गया। अब केवल आपके लघु उत्तरीय प्रश्न इस राजन सीरीज के रह गए हैं। अब दोस्तों हम पवन सीरीज के सबसे पहले आपके यहाँ पे बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय करा लेंगे, फिर लघु पे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग डिटेल में स्टडी तो कर चुके हैं। यहाँ पे राजन और पवन सीरीज पढ़ाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले कि किस तरह से किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग डिटेल में तो पढ़े हैं लेकिन हमें क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता है, तो उसके लिए हमें सीरीज का सहारा लेना है और उससे कहीं ना कहीं हमारा रिविजन भी हो जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।